नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी जिसके अंतर्गत विभिन्न जो एक दिवसीय परीक्षाएं हुई हैं, अंतिम 10 साल में जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं हुई हैं और इन परीक्षाओं में जितने भी जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, इनका कलेक्शन होगा और अगले 10 से 15 मिनट इनका जो पोस्टमार्टम किया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। सबसे पहले जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व टाइगर्स डे, वर्ल्ड टाइगर्स डे या कहिएगा बाघ दिवस, है ना। टाइगर्स डे किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। एक प्रचलित क्वेश्चन है और जहाँ भी इन्वायरमेंट के प्रश्न आते हैं, जहाँ भी पर्यावरण के प्रश्न आते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है। विश्व बाघ दिवस कहिएगा, विश्व टाइगर्स डे कहिएगा, है ना, कब मनाया जाता है? तो जो उत्तर आपका यहाँ पे होगा 29 जुलाई। 29 जुलाई जो आपका है टाइगर डे यानी बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा इस बाघ दिवस के आगे पीछे जितने प्रश्न आपके बन सकते हैं, जैसे पूछा जाए कि बाघ दिवस पहली बार किस समय मनाया गया था। हमने तो आपको बता दिया कि 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष जो है बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आपसे पूछा है कि पहली बार टाइगर डे कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा वर्ष 2010 में, है ना। 2010 में पहली बार मनाया गया था और कहाँ मनाया गया था? तो सेंट पीटर्सबर्ग, है ना, कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका में, ठीक है ना। तो इतनी चीजें हैं। बाघ दिवस के संबंध में 3 चीजें आपको ध्यान देना है। पहली चीज, 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, पहली बार 2010 में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? तो सेंट पीटर्सबर्ग यानी साउथ अफ्रीका में। दूसरी चीज, बाघ गणना रिपोर्ट से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर, ध्यान रखिएगा, 4 वर्ष के अंतराल पर विश्व में बाघों की गणना की जाती है। और जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आपकी आई थी 14वीं बाघ गणना रिपोर्ट आई थी और ये कब आई थी? 2018 में। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर जो है बाघों की काउंटिंग की जाती है। और अंतिम जो रिपोर्ट आपके पास है 2018 की है, 14वीं बाघ गणना रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व की बाघों की संख्या का लगभग 70% जो है बाघों की संख्या आपकी भारत में निवास करती है। सबसे अधिक बाघ आपके भारतवर्ष में पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? तो 2967 बताइएगा, है ना, 2967, जो कि पूरे विश्व की बाघ की संख्या कितना परसेंट है? 70% है। और अगर कहा जाए कि भारत में भी सबसे अधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सेकेंड नंबर पे आपका जो है कर्नाटक और तीसरे नंबर पे आपका उत्तराखंड। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड, ये आपके 3 सर्वोच्च बाघों की संख्या वाले राज्य हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या आपकी 529 है, कर्नाटक में आपके 524 हैं और उत्तराखंड की बात करिएगा 448 बाघ आपके उत्तराखंड में पाए जाते हैं। तो इन 3 राज्यों का नाम आपको याद रखने की जरूरत है। आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए यूपी में भी बाघों की संख्या कितनी है तो याद रखिएगा 173 यानी 173 बाघ जो है उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाता है आपसे। प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था। तो टाइगर्स डे मैंने आपको बताया कब मनाया जाता है और इस टाइगर्स डे के आगे पीछे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हमने आपको यहाँ बता दिया, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है किसान क्रेडिट कार्ड, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। रेयर क्वेश्चन जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मेरिट को डिमेरिट कर देते हैं। अगर आप इसको सही कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो है आप मेरिट लिस्ट में अप हो जाएंगे। अदरवाइज गलत करते हैं तो क्या होगा? आप गलत हो जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब स्टार्ट की गई है? 1998 एवं 99 में, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जननी सुरक्षा योजना। इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब हुआ था और यह योजना किसके जन्म दिवस से स्टार्ट हुई है, यानी किसके जन्म दिवस पर जो है ये योजना आपकी स्टार्ट की गई थी, आपसे ये पूछा गया है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें पहले जान लीजिए। जननी सुरक्षा योजना आपकी स्टार्ट कब हुई है? तो वर्ष 11 अप्रैल, है ना, 11 अप्रैल सन 2005, 11 अप्रैल
सन 2005 को यह योजना आपकी स्टार्ट हुई थी। और किसके जन्म दिवस यहाँ पूछा गया है, तो 11 अप्रैल किसका जन्म दिवस है, तो कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, तो बता दीजिएगा, महिलाओं और बच्चों का कल्याण करना, है ना। 11 अप्रैल 2005 से जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया था। कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस से इसकी स्टार्टिंग हुई के रूप में इसको मनाया जाता है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, 11 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस भी मनाया जाता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी होंगी, है ना। 11 अप्रैल किसका जन्मदिन है, कस्तूरबा गांधी का। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिलहाल प्रश्न आपका क्या था, जननी सुरक्षा योजना किसके जन्म दिवस के मतलब स्मृति में आरंभ की गई है, तो कस्तूरबा गांधी आपके यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, किस तिथि को मुस्लिम लीग के द्वारा, किस तिथि को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, मुस्लिम लीग के द्वारा ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, तो 16 अगस्त याद रखिएगा, 16 अगस्त सन 1946 ये जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का डेट है ना, सॉरी ये आपके यहाँ नहीं होगा। 16 अगस्त सन 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी आपसे पूछा जाता है, मुक्ति दिवस भी आपसे पूछा जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस पूछागा 16 अगस्त 1946 बताइएगा, मुक्ति दिवस अगर आपसे पूछा जाए 22 दिसंबर सन 1939 बताइएगा। दोनों दिवस आपसे पूछे जाते हैं और दोनों ही दिवस किसके द्वारा मनाए गए हैं, तो बताइएगा मुस्लिम लीग, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। और यह पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के द्वारा प्रदान किया जाता है ना। 6 क्षेत्र ऐसे हैं, 6 क्षेत्र हैं जहां पर जिन क्षेत्रों में आपका यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और 6 में से एकमात्र शांति का नोबेल पुरस्कार है जो इसका अपवाद है, वह स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से नहीं दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है, तो नार्वे की राजधानी ओस्लो है ना, नार्वे की राजधानी ओस्लो से आपका शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जितने मतलब शांति के अलावा जितने 5 पुरस्कार आपके बच रहे हैं वो सभी स्टॉकहोम से दिए जाएंगे, लेकिन ये इसका अपवाद है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नार्वे की राजधानी ओस्लो से शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और आपको यह बताना होगा कि भारत के लिए शांति का एकमात्र नोबेल अवार्ड किसने जीता है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। नार्वे एक यूरोपीय देश है जहाँ पर मतलब विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा से प्रभावित अगर देश की बात करिए, है ना, सर्वाधिक अम्ल वर्षा से प्रभावित क्षेत्र आपका नार्वे है। और यहीं पर ओस्लो में जो है विश्व की पहली अम्ल वर्षा सूचकांक प्रणाली जो आपकी है वह स्थापित की गई थी ओस्लो में ही। तो एक क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा नार्वे को आप मिडनाइट सन यानी कंट्री ऑफ मिडनाइट सन यानी मध्य रात्रि का सूर्य का देश भी कहते हैं, है ना, ठीक है। इसके आगे शिव कुमार शर्मा की बात की गई है। शिव कुमार शर्मा एक संगीतज्ञ हैं, इनका संबंध किससे है, किस वाद्य यंत्र से है, ये आपसे पूछा गया है। शिव कुमार शर्मा, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में मिलते हैं, बता दीजिएगा। संतूर वादक, शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, संतूर वादक हैं। और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा कि शिव कुमार शर्मा का संबंध भारत के किस राज्य से है ना, किस राज्य से शिव कुमार शर्मा आपके संबंधित हैं जो संतूर वादक हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के किस प्रधानमंत्री को आप मिस्टर क्लीन के नाम से भी जानते हैं। मिस्टर क्लीन के नाम से कौन से प्रधानमंत्री फेमस हैं। भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है, राजीव गांधी, है ना, राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, और इन्हीं को जो है आप मिस्टर क्लीन के नाम से भी संबोधित करते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आईने अकबरी के लेखक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है। आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल। अकबर के नौरत्नों में से एक अबुल फजल ने जो है
आईने अकबरी की रचना की है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पूछा गया है वीवी गिरी लेबर्स इंस्टीट्यूट, उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक क्वेश्चन है। और समीक्षा अधिकारी 2016 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके अलावा जितने भी आयोग के एग्जाम होते हैं, चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आपका खंड शिक्षा अधिकारी हो, लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। वीवी गिरी लेबर्स इंस्टीट्यूट आपका किस शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश के नोएडा बताइए, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, जीबी नगर नोएडा में जो है इसकी लोकेशन है, याद रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, इस तरह के संस्थान भी आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ, नैमिषारण्य तीर्थ कहिएगा या इसी को लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है निमिषार, है ना, एक दैव स्थान है। नैमिषारण्य तीर्थ या निमिषार किस शहर में स्थित है? एक दैव स्थान है, ज्योतिर्लिंगों में से एक है, शक्तिपीठों में से एक है। और ये कहाँ पर स्थित है तो बताइएगा? सीतापुर में ना, सीतापुर में इसकी लोकेशन होगी। और सीतापुर के बारे में आप लोग भली बात जानते हैं, सीतापुर उत्तर प्रदेश का जिला है। टोडरमल जो अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल थे, राजस्व विभाग देखते थे, इनका जन्म यही सीतापुर में हुआ था। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग जो है इसी सीतापुर में निवास करते हैं। आपको सब चीज़ें नोट करनी होंगी, सब एग्जाम में आपसे पूछा गया है। एक अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी। जब मैंने आपको यूपी पढ़ाया है, यूपी स्पेशल पढ़ाया है, बस हाँ मैंने सब आपको बताया है। यहाँ पश्चिमी की बात हो रही है, बताइएगा शामली, सबसे पश्चिमी जिला शामली है। और दिल्ली एनसीआर में शामिल होने वाला लेटेस्ट नवीनतम जिला 8वां जिला शामली है। और साथ ही साथ उत्तरी जिले की बात करिएगा सहारनपुर, दक्षिणी जिला की बात करिएगा सोनभद्र, पूर्वी जिले की बात करिएगा आपका दक्षिणी जिला सोनभद्र और पूर्वी जिला आपका बलिया है ना। सबसे अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का, इस बेहतरीन सेशन का अंतिम क्वेश्चन जो आपके लिए है पूछा गया है, भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति का नाम बताइएगा। प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति या एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो गैर राजनीतिक थे, मतलब राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते समय, शपथ लेते समय वह किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं थे। उत्तर आपका होगा मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो है भारत के 11वें क्रम के राष्ट्रपति थे और भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति जो किसी भी दल से संबंधित नहीं थे, है ना। भारत के परमाणु वैज्ञानिक, भारत ने अब तक 2 बार परमाणु परीक्षण किया है, 1974 और 1998 में, और दोनों परमाणु परीक्षणों में इनकी जो है भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। इसके अलावा अग्नि श्रेणी की जितनी भी मिसाइलें, 5 श्रेणियां बनाई गई हैं अग्नि की, 5ओं में इनकी अभूतपूर्व योगदान रहा है। और यही कारण है कि इनको आपने क्या कहा है, भारत के मिसाइल पुरुष यानी मिसाइल मैन के रूप में इनको संबोधित किया है। मिसाइल महिला किसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ इनकी जो बहुत ही फेमस पुस्तक है क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, उसका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल को पहली बार आया है तो निश्चित रूप से जो है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, शुभ रात्रि।